हेलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, आप अपने मोबाइल्स को और टैब को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लीजिए, ईयरफोन्स को कान में लगा लीजिए और पेन और पेपर लेकर तसल्ली से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। टेक्निकल टीम चीज़ चेक कीजिए, बच्चों के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। टेक्निकल टीम प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चों के कमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने आखिरी क्लास में किसकी बात कर रहे थे? मैंने आपसे कहा था आखिरी क्लास में हमने अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हम अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था बच्चों, कितने प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली थी? 4 प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है। ठीक है, 4 प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली कौन कौन सी हमने लिखी थी? ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो तो कल हमने ये 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली देखी थी और कल हमने ये भी देख लिया था कि ये इनकी उत्पत्ति कहां कहां से होगी। तो कल वाली क्लास में मैंने आपको 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली बताई थी और ये भी बताया था कि वो कहां कहां से उत्पन्न हो रही थी। तो आज हम बात करेंगे कि ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का कार्य क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज यहां पर किसकी बात करेंगे? कार्य की। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है एमनियन की। सबसे पहली चीज याद रखना बच्चों, सबसे पहली जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली बनती है वो एमनियन है। सबसे पहले बनने वाली अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली कौन सी है? एमनियन। और ये क्या करती है? भ्रूण को घेर के लगती है। अभी मैं एक डायग्राम से भी समझा दूंगा, बट ये भ्रूण को क्या करके रखती है? घेर के रखती है। और अगर ये भ्रूण को घेर के रखती है तो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने में कौन काम करेगा? एमनियन। ये बाह्य आघात से भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। तो एमनियन का कार्य क्या है बच्चों? ये भ्रूण को बाह्य आघात से क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एमनियन के बारे में क्या ध्यान रखना था? ये सबसे पहले बनने वाली अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है और ये भ्रूण को घेर के रखती है और भ्रूण को बाह्य आघात से बचाने में काम करती है। तो इसका मेन काम क्या है? भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? कोरियन। ये आपको याद होगा, अपन ने अपरा निर्माण किया था। अपरा निर्माण के दौरान कोरियोनिक रसांकुर निकले थे। वो रसांकुर जो अपरा निर्माण में काम कर रहे थे। तो कोरियन जो है, कोरियन का कार्य क्या होता है? बिल्कुल सही, अपरा निर्माण में। ठीक है, प्लेसेंटा बनाने में या अपरा निर्माण में कौन सी झिल्ली काम करती है? कोरियन। ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो कोरियन से रसांकुर, अंगुली नुमा रसांकुर निकलते थे। वो गर्भाशय से जुड़ते थे, अपरा निर्माण में काम करते थे। कोरियन। ठीक है बच्चों, तीसरा आता है एलेंटॉइस। तीसरा क्या आता है बच्चों? एलेंटॉइस। अब एलेंटॉइस के बारे में 2 चीजें हैं। पहली चीज तो याद रखना बच्चों, ये मानव में हासित होती है। ठीक है बच्चों, मानव में हासित का मतलब है मानव में बहुत छोटी या रिड्यूस्ड है। ठीक है, मानव के भीतर ये अत्यधिक हासित है, यानी काफी छोटी है। ठीक है, लेकिन बाकी जंतुओं में याद रखना, मानव में तो ये हासित है, लेकिन इसका कार्य आपको याद रखना है सरीसर्प व पक्षियों में।
सर्प व पक्षियों में ये मूत्राशय के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में काम करेगी बच्चों? मूत्राशय के रूप में, क्योंकि किसका संचय करती है? यूरिक अम्ल का संग्रह करती है। तो सुन लेना बच्चों, क्या ध्यान देना है? एलेंटॉइस, मानव में एलेंटॉइस हासित है या बहुत छोटी सी होती है? मैं डायग्राम से बताऊंगा कि एलेंटॉइस बहुत छोटी सी होती है मानव में, लेकिन सरीसर्प और पक्षियों में, सरीसर्प और पक्षियों में ये एलेंटॉइस किसके रूप में काम करती है? मूत्राशय के रूप में काम करेगी और उनमें यूरिक अम्ल को संचित करेगी। ठीक है। और चौथा होता है पित्तक कोश। अब पित्तक कोश में भी अंतर है बच्चों। अंतर क्या है कि पहली चीज, मानव में पित्तक कोश, देखो बच्चों, मानव में तो पित्तक या योक होता ही नहीं है, लेकिन मानव में जो ये पित्तक कोश वाली झिल्ली है ना, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, ये वो झिल्ली है जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो मानव में सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं का निर्माण, और रुधिर कोशिकाओं में आरबीसीज, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण पित्तक कोश में होता है। और यदि आपको मालूम हो कि जो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण जिस अंग में होता है उसे हम कहते हैं हीमेटोपोएटिक अंग, है ना बच्चों? एक नया शब्द बताया है मैंने, हीमेटोपोएटिक। रुधिर कोशिकाओं के निर्माण को कहते हैं हीमेटोपोएसिस। रुधिर कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? हीमेटोपोएसिस। तो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण जिन कोशिका या जिस संरचना में होगा उसे हीमेटोपोएटिक कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं का निर्माण मानव में कहां होता है? पित्तक कोश में, इसलिए पित्तक कोश को हीमेटोपोएटिक अंग कहते हैं। बाकी जंतुओं में, है ना बच्चों, बाकी जंतुओं में तो इसमें पित्तक होगा, और पित्तक किस में काम करता है? पोषण देने में। तो अन्य जंतुओं में ध्यान देना बच्चों, अन्य जंतुओं में तो पित्तक कोश पोषण देगा, लेकिन मानव में पित्तक कोश का कार्य क्या है? रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो सुन लो, वापस सुन लो, क्या आसान है। भ्रूण को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? एमनियन। अपरा निर्माण में कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली काम कर रही है? कोरियन। सरीसर्प और पक्षियों में मूत्राशय के रूप में कौन सी झिल्ली काम कर रही है? एलेंटॉइस। और मानव में सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां होगा? पित्तक कोश में होगा। तो ये चारों अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं और इन चारों के अलग अलग कार्य हैं। ठीक है। अब मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट डायग्राम बनाने की कोशिश, एक सेकेंड।
ठीक है बच्चों, अब एक सेकेंड, बड़ा गंदा सा डायग्राम बना है भाई, ठीक है, बड़ा गंदा सा है, भद्दा सा है, मुझे पता है, बट समझने में काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भ्रूण है और ये भ्रूण को आवृत करने वाली अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है। ठीक है, हमको पता है अपरा निर्माण करने में कौन सी परत काम करती है, कोरियन। ये रहे कोरियन से रसांकुर जो निकलेंगे और ये रसांकुर जो हैं वो किस में काम करेंगे, अपरा निर्माण में। सही बात। अब देखो ये भ्रूण जो है, भ्रूण को आवृत करने में नीली परत है, मतलब भ्रूण को कौन घेर के रख रहा है, एमनियन परत। एमनियन के भीतर कौन सा द्रव्य है, एमनियोटिक द्रव्य है, जिसमें अपन ने कल उल्व वेधन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये देखो दो छोटी छोटी कौन सी है, लाल रंग की एलेंटॉइस और ये पर्पल रंग की योक सैक। यही आगे चलकर बच्चों ध्यान देंगे, अब क्या बता रहा हूं, यही झिल्लियां आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी, यूम्बिलिकल कॉर्ड का। याद है ना भाई, भ्रूण जो है वो अपरा से जुड़ा रहेगा यूम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। तो यूम्बिलिकल कॉर्ड, ध्यान रखना, यूम्बिलिकल कॉर्ड किन झिल्लियों के अवशेष से बनी हुई है, पित्तक कोश और एलेंटॉइस, है ना बच्चों। देखो आगे चलकर ये एलेंटॉइस और पित्तक कोश नष्ट हो जाएंगे, इनके अवशेष ही आगे चलकर क्या बनाएंगे, यूम्बिलिकल कॉर्ड। तो यूम्बिलिकल कॉर्ड बताओ तो किन झिल्लियों के अवशेषों से बचेगी, किन झिल्लियों के अवशेष से बनेगी, एक पित्तक कोश और एलेंटॉइस, है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, यूम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों तारीफ करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बट समझ लेना बहुत जरूरी है। आपको इस डायग्राम से सुरक्षा कौन दे रहा है भ्रूण को, एमनियन, उसके भीतर क्या है, एमनियोटिक द्रव्य। सबसे बाहर वाली ये रही कोरियन, कोरियन आगे चलकर रसांकुर के द्वारा अपरा बनाएगी। ये दो छोटी छोटी झिल्लियां हैं, एलेंटॉइस और योक सैक, जो आगे चलकर किसका निर्माण कर देंगी, यूम्बिलिकल कॉर्ड का। ठीक है बेटा, बेटा ऑक्सीजन परिवहन में ये यूम्बिलिकल कॉर्ड काम करेगी, और यूम्बिलिकल कॉर्ड कौन सी झिल्ली से बनी हुई है, योक सैक और एलेंटॉइस से। ये यूम्बिलिकल कॉर्ड ही किससे बनती है, नाभिका रज्जुक जो थी, एलेंटॉइस और योक सैक से बन जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नहीं बेटा, एलेंटॉइस झिल्ली अलग है, योक सैक, खुशबू जी योक सैक झिल्ली अलग है, एलेंटॉइस झिल्ली अलग है, लेकिन आगे चलकर ये दोनों नष्ट होकर दोनों मिलकर यूम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिक रज्जुक बनाएगी। ठीक है अमित जी, बेटा एस्ट्रोजन एक्सेप्टर को ब्लॉक करने का मतलब है एस्ट्रोजन हार्मोन का जो ग्राही है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि एस्ट्रोजन कार्य नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, चलो ये अपन ने किसकी बात कर ली, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, अब हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है बच्चों, आज हम किसकी बात करेंगे, अब इनफर्टिलिटी या जिसे कहते हैं बांझपन। ठीक है ना बच्चों, अब ध्यान देंगे भाई। हां बेटा, प्लेसेंटा का निर्माण तो कोरियन ही करेगा, बिल्कुल सही दीक्षा जी। ठीक है, अपरा का निर्माण कोरियन करेगा, ठीक है, लेकिन यूम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण एलेंटॉइस और योक सैक से होगा। ठीक है, उस भ्रूण को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, एमनियन करेगा। बस सिंपल सी चीज है। चलो बच्चों अब ध्यान देंगे, अब मैं बात कर रहा हूं बांझपन या इनफर्टिलिटी की। अब बांझपन या इनफर्टिलिटी का मतलब है जब एक दंपत्ति जो है वो दंपत्ति बच्चा नहीं पैदा कर सकते, है ना बच्चों। जब एक दंपत्ति है, दंपत्ति जब बच्चों पैदा नहीं कर सकते, है ना, मतलब यह कहा जाता है कि मान लीजिए एक दंपत्ति है, वो 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संबंध करें और 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संबंध के पश्चात भी महिला प्रेग्नेंट ना हो सके, बच्चा पैदा ना कर सके,
तो उस अवस्था को कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में क्या याद रखना है आपको? यदि एक दंपत्ति 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संबंध के पश्चात भी बच्चा पैदा नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बता दिया मैंने आपको? हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की। तो कब एक दंपत्ति इनफर्टाइल या संतान पैदा नहीं कर पाएंगे? ठीक है ना, इनफर्टिलिटी का मतलब ही है निसंतानता। तो ये कब कहा जाएगा? जब भी एक दंपत्ति 2 वर्ष तक भी असुरक्षित यौन संबंध के पश्चात भी अगर बच्चा पैदा नहीं कर पाते तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब ये जो है, ये प्रॉब्लम पुरुष में भी हो सकती है ना भाई? पुरुष भी बांझपन का शिकार हो सकते हैं और महिलाएं भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं। अब इस निसंतानता से बचने के लिए, है ना, निसंतानता का उपचार क्या है? तो अब हम बात करेंगे निसंतानता के उपचार की। ठीक है बच्चों, अब क्या देखेंगे? अब यहां पर निसंतानता के उपचार जो हैं उसे हम कहते हैं ART। क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है बच्चों, तो निसंतानता के लिए उपचार, ठीक है, निसंतानता का उपचार में हम कौन सी तकनीकों की बात करेंगे बच्चों? ART। ART का मतलब है सहायक जनन तकनीकें या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कैसे पता करा जाता है कि पुरुष में दिक्कत है या महिला में? बेटा वो टेस्ट होता है। पुरुषों में हम उनका स्पर्म काउंट, शुक्राणु की गणना करते हैं। यदि उनकी शुक्राणु की गणना एक निश्चित मान से कम है, मतलब पुरुष बांझपन है। महिलाओं में टेस्ट करते हैं कि अंडोत्सर्ग हो रहा है, अंड का निर्माण हो रहा है, हार्मोन का प्रभाव सामान्य है। यह परीक्षण से पता चलता है कि महिला सामान्य है या बांझपन से पीड़ित है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में हम सबसे पहले इसके प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, और ART में सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम कहते हैं IVF प्लस ET। ठीक है बच्चों, IVF की अंग्रेजी तो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 1 मिनट, जिसे हम कहते हैं पात्रे निषेचन, और ET की अंग्रेजी है एम्ब्रियो ट्रांसफर, या जिसे हम कहते हैं भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान देंगे बेटा, ये 2 वर्ष बेटा माना गया है, ऐसे डॉक्टरों का कहना है। ठीक है, ये एक मान है। अब क्या है सुन लेंगे बच्चों। अब निसंतानता के जो उपचार हैं, निसंतानता के उपचार में हम लोग ART तकनीकें पढ़ रहे हैं, और ART तकनीकों में पहला प्रकार हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को आपने टेस्ट ट्यूब में पैदा किया है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है IVF और ET, ठीक है ना बच्चों। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ ही क्या है?
टेस्ट ट्यूब बेबी को हम आईवीएफ और ईटी कहते हैं। तो आईवीएफ प्लस ईटी दोनों मिलाकर क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। आईवीएफ का अंग्रेजी मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन, और ईटी का मतलब है एम्ब्रियो स्थानांतरण या भ्रूण स्थानांतरण। दोनों प्रक्रियाओं को जोड़कर उसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आइए इसकी क्रियाविधि समझते हैं। आसान है बहुत, क्या ध्यान में रखना है? आ जाओ। अब इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे। इसमें हम क्या करते हैं? पुरुष से या पुरुष दाता से क्या लेते हैं? शुक्राणु। ठीक है बच्चों, पुरुष दाता से क्या लिया? शुक्राणु। महिला दाता से क्या लिया? अंडाणु। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या किया? हम आईवीएफ की तकनीक देख रहे हैं। आईवीएफ तकनीक का मतलब पुरुष दाता से क्या ले लिए? शुक्राणु, और महिला दाता से क्या ले लिए? अंडाणु। अब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करेंगे। शुक्राणु और अंडाणु, है ना? शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन लेबोरेटरी में किया जाता है, और जब हम शुक्राणु और अंडाणु को लेबोरेटरी में निषेचित करते हैं तो लेबोरेटरी वाली अवस्था को ही पात्रे निषेचन कहते हैं, है ना बच्चों? यहां पर अब क्या करते हैं हम? पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन का मतलब है निषेचन किस अवस्था में? लेबोरेटरी अवस्था में। ठीक है, लेबोरेटरी अवस्था को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं इन विट्रो। याद रखना बच्चों, दो अवस्थाएं होती हैं, एक पात्रे अवस्था जिसे कहते हैं इन विट्रो, एक होती है जीवे अवस्था। एक क्या होती है? जीवे अवस्था, जिसे कहते हैं इन विवो। एक सेकेंड में यहां पर लिखूं। ठीक है बच्चों, यहां पर याद रखना, एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं जीवे अवस्था। जीवे अवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं इन विवो। इसका मतलब शरीर के भीतर। ठीक है बच्चों, तो कोई भी प्रक्रिया यदि शरीर के भीतर हो रही है ना? शरीर के भीतर अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसे कहते हैं जीवे अवस्था या इन विवो। और अगर प्रक्रिया लेबोरेटरी में हो रही है ना? लेबोरेटरी में हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? पात्रे अवस्था। तो पात्रे या इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में होना, और इन विवो यानी जीवे अवस्था मतलब शरीर में होना। इन विट्रो की हिंदी बता दी मैंने, पात्रे बेटा। इन विट्रो की हिंदी क्या होती है? पात्रे अवस्था। ठीक है, तो अब पात्रे निषेचन यानी आईवीएफ अपन ने किया, और पात्रे अवस्था यानी लेबोरेटरी अवस्था में निषेचन के द्वारा किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का। ठीक है, तो आईवीएफ क्या हो गई भाई? आईवीएफ में अपन ने पुरुष दाता का शुक्राणु ले लिया, महिला दाता का अंडाणु ले लिया, और दोनों को लेबोरेटरी अवस्था में या पात्रे अवस्था में निषेचित करके युग्मनज बना दिया। सही बात है। अब क्या होगा? इस युग्मनज का विकास, अब इस युग्मनज का विकास जो है वो पात्रे अवस्था में होगा, है ना बच्चों? अब क्या होगा भाई? युग्मनज का विकास पात्रे अवस्था में होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ईटी या एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर को अभी हमने कहा था भ्रूण स्थानांतरण, है ना बच्चों? देखो क्या किया अपन ने, अब सुन लो भाई। हमने शुक्राणु, एक पुरुष दाता से शुक्राणु लिए, महिला दाता से अंडाणु लिए, दोनों को लेबोरेटरी में पात्रे अवस्था में निषेचित करके युग्मनज बना लिया।
इस प्रक्रिया को तो अपन ने पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिया। अब इस युग्मनज का विकास भी कुछ समय तक कहां करेंगे? पात्रे अवस्था में। देखो भाई, युग्मनज से पूरा बच्चा तो लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, है ना। युग्मनज से पूरा बच्चा तो आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। आपको एक किराए की माता लेनी ही पड़ेगी। किराए की माता क्यों चाहिए भाई? क्योंकि जो ओरिजिनल माता थी, ओरिजिनल मदर में तो बांझपन है, ओरिजिनल माता में तो गर्भ धारण की क्षमता नहीं है। इसका मतलब अब आपको एक किराए की माता चाहिए। एक किराए की माता जिसे हम सरोगेट मदर कहते हैं। वो किराए की माता क्यों चाहिए? क्योंकि उस किराए की माता में ही इस भ्रूण या युग्मनज को स्थानांतरित करना है ना भाई। वो किराए की माता क्यों चाहिए? क्योंकि किराए की माता में ही अब प्रेगनेंसी सपोर्ट चाहिए। इसका मतलब ये जो भ्रूण स्थानांतरण है, भ्रूण स्थानांतरण अब हम किस में करेंगे? एक किराए की माता में। कैसे? अगर अब भ्रूण स्थानांतरण में भ्रूण याद रखना है आपको, एक सेकेंड। अब इसमें मेरे पास एक तकनीक तो आती है ZIFT ज़िफ्ट, और दूसरी तकनीक आती है, एक सेकेंड। अब एक मिनट बच्चों, मेरे पास यहां पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। एक मिनट ध्यान देंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आगे ले रहा हूं। मैं यहां पर तकनीक ले ली ET, ठीक है ना। मैंने कौन सी तकनीक ले ली बच्चों? अब एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक, भ्रूण स्थानांतरण की। अब इसमें मैं दो पढ़ रहा हूं। एक आता है ZIFT, जिसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और इसकी दूसरी तकनीक आती है IUT, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, क्या होगा ध्यान देंगे भाई। हम लोग हमने युग्मनज पात्रे निषेचन से बना लिया। अब कुछ समय तक उस युग्मनज को हम पात्रे अवस्था में ही विकसित करेंगे और उसके पश्चात उसको एक किराए की माता में डालेंगे। किराए की माता मतलब मैंने आपसे कहा सरोगेट मदर। अब यदि आप युग्मनज या भ्रूण को, है ना, यदि युग्मनज या भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर अवस्था वाली, 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक यदि आप युग्मनज को एक किराए की माता के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हो तो उस तकनीक को क्या कहेंगे? ज़िफ्ट। ज़िफ्ट में क्या कर रहे हैं? युग्मनज को किराए की माता के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर रहे हैं। किराए की माता के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर रहे हैं जब युग्मनज किस अवस्था में है? 8 ब्लास्टोमियर वाली अवस्था में है। तो अब यहां पर क्या होगा? ज़िफ्ट में युग्मनज कौन सी अवस्था? 8 ब्लास्टोमियर तक, 8 ब्लास्टोमियर तक युग्मनज को किराए की माता यानी सरोगेट मदर के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ज़िफ्ट वाली तकनीक जो है बच्चों, उसमें क्या होगा? इसमें हमने ज़िफ्ट तकनीक की। ज़िफ्ट तकनीक में जो युग्मनज है किस अवस्था पर है? 8 ब्लास्टोमियर अवस्था पर है। और 8 ब्लास्टोमियर अवस्था वाला युग्मनज को हम किराए की माता या सरोगेट मदर के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करेंगे तो उसे ज़िफ्ट कहेंगे। ठीक है, अब
आईयूटी में क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, मान लो युग्मनज का विकास 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया है ना। पात्र अवस्था में युग्मनज जो है वो 16, 32, 64 कोशी की अवस्था तक विकसित हो गया। तो अगर युग्मनज अधिक विकसित हो गया है पात्र अवस्था में, तो सीधा किराए की माता के गर्भाशय में डाल दो। अगर युग्मनज का विकास पात्र अवस्था में ज्यादा हो गया तो और भी आसान है, फैलोपियन नलिका तक जाने की जरूरत ही नहीं है, युग्मनज को आप सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दो, तो उसे क्या कहेंगे, आईयूटी। तो इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर में क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें जो युग्मनज है, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, आठ ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था, तो युग्मनज अगर 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था पर है, युग्मनज को एक किराए की माता के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो दो प्रक्रियाएं देखी भाई हमने, क्या देखिया, आपको क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, अपन टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में अपन ने आईवीएफ देखा और आईवीएफ के बाद भ्रूण स्थानांतरण देखा। शुक्राणु दाता, पुरुष दाता से शुक्राणु लिए, महिला दाता से अंडाणु लिए, पात्र अवस्था में निषेचित किया, युग्मनज बनाया, युग्मनज को कुछ समय के लिए पात्र अवस्था में ही विकसित किया। उसके बाद 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक उसे किराए की माता के फैलोपियन नलिका में भेज दिया जाए तो उसे जिफ्ट कहेंगे, और अगर 8 ब्लास्टोमियर से अधिक वाली अवस्था तक विकसित हो जाए तो किराए की माता के सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, आईयूटी कहेंगे। तो आईयूटी और जिफ्ट दोनों कौन सी तकनीकें हैं बच्चों, भ्रूण स्थानांतरण की तकनीकें हैं। तो जिफ्ट और आईयूटी दोनों किस तरह की तकनीकें हैं, भ्रूण स्थानांतरण की तकनीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब ये तो पहली तकनीक थी, अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की। टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट देख लिया, अब दूसरी तकनीक आती है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। किसकी बात हो रही है, गैमीट। गैमीट का मतलब ही है युग्मक। अब समझ लो भाई बच्चों, ठीक है बेटा, रियल मदर में ट्रांसफर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रियल या एक्चुअल मदर जो है वो बांझपन से पीड़ित है। अगर एक्चुअल मदर सही होती, जनन सक्षम होती, तो फिर ये तकनीक नहीं करते, है ना बच्चों। टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक तब करते हैं जब महिला बांझपन से पीड़ित हो। महिला अगर मां नहीं बन सकती तभी तो किराए की माता चाहिए, तभी तो पात्र निषेचन चाहिए, है ना बच्चों। ये टेस्ट ट्यूब बेबी कब करेंगे, जब महिला बांझपन से पीड़ित हो, महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती, तभी तो टेस्ट ट्यूब बेबी किया, टेस्ट ट्यूब बेबी से भ्रूण का विकास किया। और अब एक्चुअल माता जो है वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, इसलिए युग्मनज को एक किराए की माता में डाला। किराए का मकान कब लेते हो, जब खुद का मकान नहीं होता। तो खुद एक्चुअल माता जब मां नहीं बन सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, तभी तो किराए की माता ली जाएगी। अब सुन लो, एक बार सारी प्रक्रिया समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कब किसको यूज करना है, सुन लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं गिफ्ट तकनीक की। किस तकनीक की बात कर रहा हूं बच्चों, गिफ्ट तकनीक। यह तकनीक तब प्रयोग में ली जाती है, सुन लेना, गिफ्ट नामक तकनीक
कब प्रयोग में ली जाती है? तब प्रयोग में ली जाती है जब एक महिला अंड कोशिका का निर्माण नहीं कर सकती। एक महिला है जिसमें अंड कोशिका नहीं बन रही। अगर यदि एक महिला है जिसमें अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता, लेकिन वो अंतःरोपण और गर्भ धारण कर सकती है ना, उसमें अंड कोशिका नहीं बन रही, लेकिन उसमें हार्मोनल स्तर सही है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती है, गर्भ धारण के लिए वातावरण उपलब्ध करवा सकती है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? गिफ्ट तकनीक यूज करेंगे। तो गिफ्ट तकनीक में क्या करेंगे बच्चों? पहली चीज, यह तकनीक उन महिलाओं के लिए यूज की जाती है जो अंड कोशिका का निर्माण नहीं करती, जो अंड कोशिका का निर्माण नहीं करती, मतलब जिसमें युग्मक नहीं बनता, परंतु प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाती है। समझ रहे हो बच्चों? क्या ध्यान रखेंगे? गिफ्ट की बात हो रही है। यह तकनीक, गिफ्ट नामक तकनीक उन महिलाओं में की जाएगी, उन महिलाओं में की जाएगी जिन महिलाओं में युग्मक निर्माण तो नहीं हो रहा, अंड कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन वो गर्भधारण या प्रेगनेंसी के लिए अनुकूलित वातावरण उपलब्ध करवा देती है। तो इसमें क्या करेंगे? देखो अब आसान हो गया। इसमें हम एक दाता से अंड कोशिका लेंगे। दाता से क्या लेंगे बच्चों? अंड कोशिका। मतलब दाता से क्या लेंगे? युग्मक। और उसको कहां पे स्थानांतरित कर देंगे? उसको इस महिला के फैलोपियन नलिका में। किसमें कर देंगे? महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देंगे। है ना बच्चों? तो क्या हो गया भाई? गिफ्ट में जो महिला है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? महिला अंडा नहीं बना रही, महिला में युग्मक नहीं बन रहा, लेकिन वो बाकी सारी कंडीशंस दर्शा सकती है। तो आपने दाता से एक अंड कोशिका ली, और बेटा अंड कोशिका किसी दूसरी महिला से ही लोगे ना, पुरुष से तो अंड कोशिका नहीं ले सकते। तो किसी अन्य महिला, दूसरी महिला से अंड कोशिका ली और इस महिला में डाल दी, महिला के फैलोपियन नलिका में डाल दी। तो अब मेरा प्रश्न यह है बच्चों, मुझे बताओ कि इस प्रक्रिया में जो निषेचन होगा, इस प्रक्रिया में जो निषेचन होगा बच्चों, वो पात्रे निषेचन होगा या जीवे निषेचन होगा? बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा या इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा? अब मैं आपके कमेंट सोच रहा हूं। बेटा किराए की मां का मतलब है बेटा दूसरी महिला, किराए की माता का मतलब है दूसरी महिला से। ठीक है, बताओ तो बच्चों। नीतीश जी बिल्कुल सही। दाता से अंड कोशिका ली, उस अंड कोशिका को महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया, तो निषेचन की प्रक्रिया। बहुत अच्छा बच्चों, सभी के जवाब सही हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चों। निषेचन जीवे अवस्था या इन वीवो, बिल्कुल सही। निषेचन महिला के अंदर ही होगा। सबके जवाब सही हैं बच्चों, बहुत बढ़िया।
हिमाक्षी बेटा आपने क्या लिखा है? बेटा अगर पुरुष बांझपन से पीड़ित होगा उसकी बात आगे करूंगा, अभी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। निषेचन की प्रक्रिया इन वीवो होगी या जीवे अवस्था में होगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अंड कोशिका, एक चीज याद रखना भाई, जब भी बच्चा पैदा होगा तो याद रखना बच्चे का जो डीएनए होगा ना, वो डीएनए हमेशा दाता से मिलेगा। जिस भी दाता का शुक्राणु लिया है, जिस भी दाता का अंडाणु लिया है, तो डीएनए जो बच्चे में होगा, बच्चे में डीएनए हमेशा दाता शुक्राणु और दाता अंडाणु का होगा। याद रखना हमेशा, बच्चे का जो डीएनए होगा, बच्चे का डीएनए दाता शुक्राणु और दाता अंडाणु वाले डीएनए से मिलेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर चीज। चलो अब आ जाओ। अब देखो ये दोनों तकनीकें जो अपन ने देखी है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी अपन ने देखा या गिफ्ट, इसमें प्रॉब्लम महिला में थी, है ना। या तो महिला अंड कोशिका नहीं बना पा रही तो गिफ्ट कर लिया, महिला अगर गर्भ धारण नहीं कर सकती तो अपन ने टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ किया, जिसमें दूसरी महिला के अंदर गर्भ डाल दिया। अब यदि प्रॉब्लम पुरुष में हो, सुन लो अब यदि पुरुष बांझपन हो, है ना बच्चों, यदि पुरुष बांझपन हो मतलब उसका शुक्राणु संख्या, उसकी शुक्राणु संख्या कम हो, तो क्या करेंगे? ठीक है, महिला में तो मैंने बता दिया, महिला में प्रॉब्लम होती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं या गिफ्ट करते हैं। अब यदि पुरुष बांझपन हो, यदि पुरुष में शुक्राणु संख्या कम हो बच्चों, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या यूज करते हैं? AI, इसे हम कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यदि पुरुषों में यदि पुरुषों में बांझपन हो, यदि पुरुषों की ही शुक्राणु संख्या कम हो, महिला सही है, महिला जनन सक्षम है, महिला में अंड कोशिका भी बन रही है, महिला गर्भ धारण के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां दर्शा रही है, प्रॉब्लम अगर पुरुष में है, तो अब क्या करोगे भाई? अब क्या करोगे? उस केस में कृत्रिम वीर्य सेचन क्या करते हैं? उसमें एक स्वस्थ दाता से, है ना, स्वस्थ दाता से क्या लेंगे? शुक्राणु, और उस शुक्राणु को महिला के योनि में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या कर रहे हैं भाई? कृत्रिम वीर्य सेचन में स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेते हैं और उस शुक्राणु को महिला के योनि में स्थानांतरित कर देते हैं। काफी बार हम दाता के शुक्राणुओं को सीधे गर्भाशय में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखना है, कई अवस्था में दाता शुक्राणु को, है ना बच्चों, दाता शुक्राणु को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। इसे हम कहते हैं IUI, इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है ध्यान देंगे हम। अगर मेरे पास पुरुष में बांझपन हो, तो पुरुष बांझपन में हम या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन करते हैं। आप एक स्वस्थ
स्वस्थ दाता के शुक्राणु लो, शुक्राणु को या तो योनि में डाल दो, योनि में स्थानांतरित कर दोगे तो उसे एआई कहेंगे। और अगर स्वस्थ शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में डाल देते हो, सीधे गर्भाशय में डाल देते हो तो उसे इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन कहेंगे। हां सही बात, इसमें जो बच्चा होगा उसका डीएनए इस दाता के शुक्राणु से होगा, यही तो बता रहा हूं। अरे भाई जो उसका एक्चुअल पिता था उसमें तो शुक्राणु बन ही नहीं रहे ना, जो एक्चुअल में ओरिजिनल पिता है वो तो बांझपन से पीड़ित है। जब ओरिजिनल पिता बांझपन से पीड़ित है वो पिता बन ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? तो जिस दाता का आपने शुक्राणु लिया है वही तो, उसी का तो डीएनए बच्चे में जाएगा। नेहा बेटा इंसेमिनेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, वीर्य सेचन। पुरानी वाली क्लासेस अटेंड नहीं किए आपने, ठीक है? क्लियर है भाई? अब मुझे एक चीज बताओ आप, चलो इसमें बच्चे बताओ आप लोग बच्चों, ये जो एआई है, ठीक है, आप मुझे बताओ इस एआई में, इधर देखेंगे एआई या आईयूआई, इनमें निषेचन कैसे होगा बताएंगे? एआई और आईयूआई में निषेचन, पात्रे निषेचन या जीवे निषेचन बताएंगे? अब मैं चेक कर रहा हूं कमेंट्स, बताओ बच्चों, एआई या आईयूआई में निषेचन की प्रक्रिया पात्रे निषेचन या जीवे निषेचन? ठीक है, सबके जवाब सही आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। इन वीवो या जीवे अवस्था में, है ना भाई? बिल्कुल सही। कहां पर निषेचन होगा? इन वीवो। निषेचन हमेशा कहां होगा बच्चों? जीवे अवस्था में या इन वीवो में होगा। बिल्कुल सही बच्चों, क्लियर है चीज? तो यदि आपके पास पुरुष में बांझपन हो तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आईयूआई करेंगे। क्लियर है चीज? पात्रे नहीं होगा राहुल बेटा। पात्रे कहां से होगा? आपने शुक्राणु को महिला में डाल दिया। रघुनाथ जी क्या कर रहे हो? आपने शुक्राणु, दाता से शुक्राणु लिए, उसको मादा के योनि में या मादा के गर्भाशय में डाला है, तो वो शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचकर निषेचन करेंगे, तो जीवे निषेचन होगा। ठीक है, कहां होगा भाई? जीवे। महिला के गर्भाशय में या महिला के योनि में डाला है तो निषेचन जीवे अवस्था में होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब ध्यान देंगे। फिर आता है हमारे पास ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है भाई, हमारे पास एक आखिरी विधि आती है जिसे हम क्या कहते हैं? सर बांझमैन का स्पर्म कम है लेकिन स्पर्म है तो सही, तो उसे स्पर्म को लेकर, ओवम को लेकर इन विट्रो कर सकते हैं हिमाक्षी जी। अगर देख लो, अगर पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम है तो उस पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकालकर पात्र निषेचन कर सकते हो, बिल्कुल कहीं। अगर शुक्राणु की संख्या है ही नहीं, शुक्राणु किसी पुरुष में नहीं बन रहे, तो दूसरे दाता के शुक्राणु लेने पड़ेंगे। सही बात है। हां भाई, एक और चीज देख लेना, अगर एक महिला में अंड कोशिका नहीं है, अगर एक महिला बांझपन से पीड़ित है, तो उसमें आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, इसमें क्या करते हैं? इसमें शुक्राणु को कृत्रिम रूप से
अंड कोशिका के कोशिका द्रव्य में निवेशित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो गया भाई? मैं बात कर रहा हूं आईसीएसआई की। आईसीएसआई है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? शुक्राणु को निवेशित कर रहे हैं। शुक्राणु को कृत्रिम रूप से अंड कोशिका के कोशिका द्रव्य में निषेचित कर रहे हैं। इसका मतलब इस प्रक्रिया में ये सारा लेबोरेटरी में होगा। इसका मतलब इसमें निषेचन कैसे होगा? पात्रे अवस्था में। इसमें निषेचन कैसे होगा बच्चों? इन विट्रो होगा। ठीक है, अब सुन लो बच्चों क्या क्या है, आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है सुन लो। अगर आपके पास माता दोनों बांझपन से पीड़ित हैं, पुरुष भी बांझपन से पीड़ित है, महिला भी बांझपन। देखो बेटा, बांझपन या इनफर्टिलिटी किन किन कारणों से आ सकती है? तनाव के कारण। तनाव या स्ट्रेस जो होता है उसके कारण जो है शुक्राणु की संख्या घट सकती है। महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। तनाव के अलावा आनुवांशिक कारण हो सकते हैं। तीसरे कार्यकी कारण हो सकते हैं। तो तनाव, आनुवांशिक या कार्यकी कारण हो सकते हैं बांझपन के लिए। ठीक है, अब बांझपन महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। यदि दोनों में है, महिला में और पुरुष दोनों में है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ और ईटी की तकनीक करते हैं। अगर केवल महिला में है और महिला में भी वो गर्भ धारण नहीं कर सकती महिला, तो भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। हां, महिला गर्भ धारण तो कर सकती है, अंडा नहीं बनाती, तो गिफ्ट करते हैं। और अगर प्रॉब्लम पुरुषों में हो, पुरुषों में बांझपन हो, पुरुष में शुक्राणु ना बन रहे हो, तो कृत्रिम वीर्य सेचन या आईयूआई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने सारी कौन सी देख ली? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो बांझपन या निसंतानता के उपचार में यूज की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे। अब मैं यहां पर किसकी बात करेंगे अपन? आप एक चीज ध्यान देंगे, मैं यहां पर कुछ प्रक्रियाएं लिख रहा हूं और आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओगे मैंने आपको क्या कर दिया? ये मैंने आपको ए बी सी डी ई एफ ये दी है। जिफ्ट, आईयूटी, आईसीएसआई, एआई, आईयूटी, गिफ्ट। इस आधार पर मैंने आपसे पूछा है कि इनमें से पात्रे निषेचन का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किन किन में होगा। ठीक है बच्चों, कृत्रिम वीर्य सेचन कैसे होता है प्रियंका जी? कृत्रिम वीर्य सेचन में बेटा इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणुओं को योनि या गर्भाशय में निवेशित किया जाता है। ठीक है, हां भाई सिमरन जी एक जवाब आया है मेरे पास। पात्रे निषेचन किस किस में होगा? ए बी सी डी ई एफ है, इनमें से बताना है। बिल्कुल सही, काफी बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं। क्या उत्तर है भाई? ए, बी और सी सही। इसमें और इसमें, इन तीनों में निषेचन पात्रे अवस्था में होगा।
बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी में याद रखना है, आईवीएफ के अंदर एक्चुअल माता पिता के अंडे और शुक्राणु भी हो सकते हैं, किसी दूसरे दाता के भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, सुन लो, मान लो एक महिला है, वो अंडे दे सकती है, महिला में अंड कोशिका बन रही है, पुरुष में शुक्राणु बन रहे हैं, लेकिन महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो उसमें महिला के ही अंड कोशिका लेंगे, एक्चुअल मदर के, एक्चुअल फादर के शुक्राणु लेंगे और उनका आईवीएफ कर देंगे। ठीक है, तो अब क्लियर, बिल्कुल सही। इसमें जवाब क्या होगा? ए, बी और सी, बिल्कुल सही। और बाकी इन तीनों में है ना, इन तीनों के अंदर क्या देखा जाएगा? जीवे निषेचन। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रहेगा किसमें पात्रे निषेचन है और किसमें जीवे निषेचन होगा। सही बात, ए, बी और सी में। ठीक है, चलो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे, आज हम क्या मैं यहां पे बता रहा हूं, STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिनको हम RTI भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या जिसे हम VD भी कह सकते हैं, वेनरल डिजीजेस। ठीक है भाई, ये क्या है? ये सब ठीक है बच्चों, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेटा IUI, ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, IUI का मतलब बेटा इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ये कृत्रिम वीर्य सेचन का ही प्रकार है ओम प्रकाश जी, कृत्रिम वीर्य सेचन का प्रकार है। इसमें हमने दाता के शुक्राणु को योनि में ना डालकर सीधे गर्भाशय में निवेशित कर दिया, तो उसे IUI कहेंगे ओम प्रकाश जी। ठीक है, अगर आपने दाता के शुक्राणुओं को महिला के गर्भाशय में निवेशित कर दिया तो वो IUI है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ध्यान रखेंगे, हम STI, RTI या VD की बात कर रहे हैं, लैंगिक संक्रामक रोग या जनन मार्ग संक्रमण पढ़ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें जीवाणु संक्रामक रोग होंगे। ठीक है, इसमें हम जीवाणु संक्रमण देखेंगे। विषाणु संक्रमण देखेंगे और प्रोटोजोआ। ठीक है, मैं एक बार लिस्ट बना रहता हूं बच्चों, फिर हम देखेंगे एक एक करके। सिफिलिस, गोनोरिया, क्लमाइडियासिस, जीवाणु है ट्रेपोनिमा पैलिडम,
ठीक है भाई, अब देखो एक चीज, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है मानव रोग, है ना। आपको पता होगा 12th में मानव रोग एंड स्वास्थ्य एक चैप्टर है, उसमें हम बहुत सारे मानव रोग और बहुत सारी डिटेल उसमें पढ़ते हैं। यहां पर मैंने 8 लैंगिक संक्रामक रोग आपको बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये हम लोग मानव रोग में पढ़ेंगे। मानव रोग में पूरा एड्स पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस बी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मानव रोग वाले चैप्टर में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए 3 ऐसे लैंगिक रोग हैं जो जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं, 4 ऐसे विषाणु संक्रमित लैंगिक रोग हैं और 1 लैंगिक संक्रामक रोग प्रोटोजोआ के द्वारा निर्मित है। सिफिलिस, गोनोरिया, क्लमाइडियासिस, नीले रंग में मैंने रोग के नाम लिखे हैं और लाल रंग में विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ का नाम लिखा है ना। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रामक रोग है, ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु उत्पन्न करता है। गोनोरिया नाइसेरिया जीवाणु उत्पन्न करता है और क्लमाइडियासिस क्लमाइडिया उत्पन्न करता है। ठीक है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वॉर्ट्स, ये सब विषाणु संक्रामक रोग हैं। सारे रोगों की डिटेल अपन मानव रोग में पढ़ेंगे। मानव रोग में पूरा एड्स का फुल फॉर्म, एड्स कैसे फैलता है, इसका उपचार या टीका उपलब्ध क्यों नहीं होता है, सब बताऊंगा मानव रोग वाले चैप्टर में। मानव रोग में पूरी डिटेल पढ़ेंगे एड्स की। अभी सुन लो एक बार। और ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है बच्चों, अब एक सेकेंड, हाँ अब मैंने 1 मिनट कहां गया। ठीक है बच्चों, अब याद क्या रखना है इसमें, ये तो मैंने रोगों के नाम लिख दिया है। अब एक मिनट ध्यान देंगे, एक चीज इसमें याद रखना है कि इसमें एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीस, इनका उपचार नहीं है। ठीक है, इनका उपचार क्यों नहीं है मानव रोग में सब बताऊंगा। मानव रोग में हम देखेंगे इनका उपचार नहीं है। बाकी याद रखना है अन्य सभी एसटीआई का उपचार संभव। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कौन से ऐसे लैंगिक संक्रामक रोग हैं जिनका उपचार संभव नहीं है। वो रहे एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीस। मैं फिर बता रहा हूं, मानव रोग में इनकी डिटेल्स बताऊंगा सबकी, हेपेटाइटिस बी की, एड्स की, मानव रोग में सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुन लो एक चीज, इनके लक्षण। तो आरटीआई के लक्षण क्या होते हैं ये ध्यान रखना है। जनन मार्ग का कैंसर, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ठीक है बच्चों, अब 1 मिनट ध्यान देंगे भाई। हमारे पास आरटीआई, ये जो संक्रामक रोग हैं, लैंगिक संक्रामक रोग हैं, इन लैंगिक संक्रामक रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं।
एक तो इसमें इनके कारण जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। इनमें जो पेल्विक रीजन है, जांघों के बीच वाला हिस्सा होता है पेल्विक, जांघों के बीच वाला हिस्सा जो पेल्विक है उनमें सूजन और दर्द हो सकता है, उसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमें पता है अंतरोपण गर्भाशय में होता है। अगर अंतरोपण गर्भाशय की बजाय फैलोपियन नलिका में हो तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। और स्टिल बर्थ का मतलब है मृत बच्चे का जन्म हो, तो अगर मृत बच्चे का जन्म हो तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक है। पिछली स्लाइड बेटा ये रही, ये वाली स्लाइड आप कह रहे थे, तो ये वाली स्लाइड मैंने आपको बता दी। मैं फिर बता रहा हूं। मनीष जी ने पूछा है, यदि किसी महिला के आतर चक्र शुरू होने के बाद महिला को क्या पता चलेगा कि यह कितनी अवधि का है और अंडोत्सर्ग प्रावस्था किस दौरान आएगी? मनीष जी, बिल्कुल नहीं पता चलता भाई एक बार में, तो इसीलिए तो हम कहते हैं जो प्राकृतिक गर्भ निरोधक के तरीके हैं उसमें फेलियर की संभावना ज्यादा है। बट फिर भी महिला को यह मालूम होगा मनीष जी की ब्लीडिंग किस दिन से चालू हुई है। जिस दिन से ब्लीडिंग चालू हुई है महिला उसको पहला दिन मानकर अंदाजा लगा सकती है कि अंडोत्सर्ग कब होगा, ठीक है मनीष जी, बिल्कुल बता लगा सकती है, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों ये चीज। अब हमारे पास कल या परसों 2 दिन में ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे और पूरा करने के बाद आनुवांशिकी हम नया चैप्टर चालू करेंगे। आनुवांशिकी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी उसमें करेंगे, तो आनुवांशिकी वाला चैप्टर इसके बाद चालू होगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।